उनके वो जज्बात, उनकी वो सिंपैथी, उनकी वो एम्पैथी, उसको हाईलाइट किया गया है कि ये उसको उस हॉल में भी छोड़ते नहीं है, राइट। अब मसला ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात यहाँ पे होती है, एंड दैट इज कि वो नरेटर उसको कहता है कि अच्छा अब तो आप तो नहीं आओगे, यू विल नॉट लीव। देयर आर, उसको लगता है, नरेटर को, सोल्जर को लगता है, देयर आर टू थिंग्स इन फेवर ऑफ द दिस ओल्ड मैन। उसको कहता है दो चीजें हैं जो आपके फेवर में है। तो वो मेंशन करता है, बोलता है उसको कि एक ये कि होप आपके पास है, देयर इज होप। आपको ये उम्मीद है कि परहैप्स अगर जंग खत्म हुई तो आपके जो गोट्स, आपके जो केट, आपके जो पिजन्स, तो परहैप्स वो बच जाएंगे। तो एक वो आपकी होप है कि कम से कम यू विल सी देम सेफ। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही टेल्स हिम दैट ये जो एरिया है इस वक्त इस ब्रिज का, तो इसके ऊपर इट इज द वेदर इज इनक्लेमेंट हियर, मौसम बहुत खराब है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो ये क्लाउड्स के बाद, बिकॉज ऑफ दोज क्लाउड्स, द वॉर प्लान्स जो हैं तो वो शायद नहीं आ पाएंगे, बिकॉज क्लाउड्स में इट इज इनविजिबल टू सी द एनिमी, इट इज इनविजिबल टू सी द ग्राउंड। तो वो यहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। तो हो सकता है दैट विल बी ए थिंग कि वो नहीं आए और आप बच सकते हो। अदरवाइज अगर मौसम बिल्कुल क्लियर होता तो एनिमी के प्लान्स आते, जेट्स वगैरह जो भी है, तो वो बम्बार्डमेंट करते, तो वहां कुछ भी नहीं रहता है उस पुल के ऊपर, उस सारे का सारा खत्म हो जाता है, राइट। सो दीज आर टू थिंग्स दैट वे फेवर अकॉर्डिंग टू द सोल्जर हु इज वाचिंग देयर। तो ये उसके फेवर में थे। उसको बोलता है देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट, वो अपने आप से कहता है टू डू अबाउट हिम, कि कुछ नहीं किया जा सकता था उस ओल्ड मैन के बारे में। देयर वाज ओनली पिटी, वो रहम बस उसको आता है कि इसको कैसे बचाया जाए। तो वो कहता है कुछ नहीं किया जा सकता, बट क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। Now we will move to something very very important in this very story. You might have seen जैसे कि इस स्टोरी में मेटाफर्स या सिंबल्स को यूज किया गया है, एंड दिस इज व्हाई दैट अ वर्क ऑफ आर्ट, a prose lesson or a poetry lesson, whatever it is a work of art, and particularly when it is written by Hemingway, it is always powerful and it's always something about war. That is what Hemingway used to do, right? So अब मसला ये है कि ये जो स्टोरी है इसमें कुछ सिंबल्स की बात कही गई है ना। तो मैंने बोला आपको कि पहले वो अगर हम ले ले वन बाय वन, इफ वी टेक द सिंबल्स, यू नो दिस इज सिंबल इज समथिंग, एन एनिमल कैन बी, इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एनीथिंग दैट, बट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रिज, सो what is the bridge all about? ये ब्रिज जो पेंटून ब्रिज की बात की गई है, राइट, पेंटून ब्रिज। सो दिस इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ सोलिस, टेम्पोररी काइंड ऑफ दैट टेम्पररी सिचुएशन। एक्चुअली वो यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट करती है कि जो बहुत कम लम्हे में, इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, पीपल कैन रश अवे फ्रॉम सैन कार्लोस एंड कम टू बार्सिलोना। इन अदर वर्ड्स, जंग के दौरान कभी कभी बीच में कोई मुल्क वगैरह आ जाता है बीच में, देयर इज अ ट्रूस, देयर इज एन एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट में जितने भी लोग निकल सकते हैं वो चले जाएं और सेफर प्लेसेस पर पहुंच जाएं। तो ब्रिज यहाँ पे उसी चीज को सिंबलाइज करता है कि Hemingway is trying to give us an impression that bridge acts as that kind of truce. There is a kind of short agreement that जितने भी मासूम लोग हैं अगर वो निकले तो निकल सकते हैं। So that's why this temple, this bridge is there, which is shown that it's made of this wood, and perhaps it's or another important thing, it is also uncertainty is there. This bridge also represents uncertainty, and it also represents danger. Why? Because you see it is made of that wood logs, and it's a floating bridge, and नीचे पानी है एब्रो का, उस जो स्ट्रीम वहां पे जा रही है, दैट्स कॉल्ड एब्रो, द रिवर और द डेल्टा एब्रो। तो उसके ऊपर से वो पुल है, तो नीचे पानी बड़ा ही खौफनाक है। सो अगर इसमें से
किसी को भी इधर उधर थोड़ा सा शेक हो जाएगा कोई इंसान तो वो पानी के अंदर वहां भी मर जाएगा. सो इट ऑल्सो शोज दैट उस स्पेस जो छोटा सा आपको मिलता है बचने का फ्रॉम द वॉर जोन, तो दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ danger. That is what this bridge stands for. Then if you come to pigeons, right? So what is the pigeons all about? Yes, pigeons stand for, yes, peace, harmony. Okay, so this represents harmony, peace, right? And then this is also someone or who can fly away, right? So you can say this pigeons are some of the, yes, they can represent also soldiers who believe in peace. There are people who believe in peace, who believe in harmony, and there are some people even who can run away, who are able to run away from this very excruciating situation. तो कुछ लोग ऐसे हैं. That is how pigeons, जैसे बोला था ओल्ड मैन ने कि मैंने केज को ओपन किया है, इन अ वे ही इज रिप्रेजेंटिंग कि कुछ लोग यहाँ से भाग सकते हैं, बच सकते हैं. बट वहां पे इफ यू रिमेंबर डाउ की बात आई थी, तो उस सोल्जर ने वापस बोला था कि डाउ का केज जो है वो आपने क्या ओपन रखा. सो डाउ इज अगेन अ सिंबल ऑफ पीस, राइट? डाउ इज एक्सक्लूसिवली सिंबल ऑफ पीस. दैट मीन्स जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स, ये अगर देखें तो स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं कि ओल्ड मैन के पिजन्स थे, सोल्जर यहां से डाउ बोल रहे हैं. बट एट द हार्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि सोल्जर इफ ही इज इन द मिडल ऑफ अ वॉर, still he focuses on, he thinks of peace. He focuses on peace. तो वो बहुत कोशिश करता है कि अमन हो जाए. दैट्स वाई कि ज्वार के अंदर भी अंदर से उसके दिल में बस यही बात चलती रहती है, मेरे क्रिएटर लॉर्ड गॉड खुदा, कब ये खत्म हो जाए ये अनसर्टेनिटी का माहौल और पीस हो जाए, अमन आ जाए, सुकून हो जाए, हमारी जिंदगियां बच जाए, राइट? सो दैट्स वाई ही टॉक्स ऑफ डाउ को खुला रखा था ताकि ही मीन्स के सिंबल ऑफ पीस की वहां पे बात आ रही है. सो डाउ इज अ सिंबल ऑफ पीस, दैट एवरीबॉडी वांट्स पीस, नोबडी वांट्स एक्चुअली war. Absolutely. Then you have cat. Cat is a symbol of independence. Remember, cat is a symbol of independence. Independence. तो ये जो होते हैं, cat can be, you know, it is an animal who is street smart. So ये fierce होते हैं cats. They can defend themselves, they can kill their enemies, they can save themselves, they can run away. So that's why it's a symbol of independence. In other words, it's a kind of soldier which you can count him as a soldier in the war, who is very fierce, who is very powerful, who is a commando kind of person who can kill so many and run away. So in other words, you can take it that way. Okay? So if we take all these pigeons, dove, cat as soldiers, then simply the old man is actually a commander of an army who has lost everything, because he says that I don't have any family, I have these animals only. So in a way, after the war, he is talking about actually his soldiers, that I have only these soldiers, and there are different kinds of soldiers. A cat, there he says that is a commando kind of thing who can just protect himself and kill enemies. Then he says dove, they are that they have the nature that they want to make peace. Then he says of pigeons who can run away and they can bring harmony. Okay, they believe in regeneration and all that. So ultimately there is the goat. Okay, goat is always a symbol of sacrifice. So the old man is actually a goat himself here. He can be represented as a goat. So because you see in this very story, at the end he is not able to move, so almost he reconciles himself with his impending death. तो वो सोचता है कि मौत अब आने वाली है, I can't go out of this very situation, right? So that is how goat can be represented in this very story. Then if we come to the theme of this very story, तो अगर बच्चों हम इस स्टोरी के थीम्स के बारे में बात करें तो मुझे नजर आ रहा है
2-3 थीम से भी ज्यादा इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टचिंग थीम ऑफ दिस वेरी स्टोरी इज व्हाट? सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। तो आम लोगों जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। कैसे? जंग में कोई फूड उनको नहीं मिलता, देयर इज नो फूड, राइट, देयर इज नो शेल्टर, उनका कोई घर नहीं होता जंग में, कोई घर नहीं होता है जंग में, राइट, देयर इज नो फूड, देयर इज नो शेल्टर, देयर इज नो प्रोटेक्शन और सेफ्टी, कोई बचाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एंड देयर आर नो रिलेटिव्स, नो रिलेशंस, तो कोई आपको जंग में कोई रिश्तेदार आपका नहीं होता। तो कॉमन मैसेज जो होते हैं वो जाए तो जाए कहाँ? Because in the example, if we say that an old man can also represent a common man, when he is told कि आप जाओ सैन कार्लोस से पुल के उस पार, आपको ट्रक ले जाएगा, तो वो कहता है कहाँ ले जाएगा? और वो सोल्जर उसको कहता है बार्सिलोना। वो कहता है मुझे वहाँ कोई जानता ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? सो दिस इज वन ऑफ द आयरॉनिकल फैक्ट्स कि यार आप जाना चाहते हो लेकिन आपको रिसीव कौन करेगा वहाँ? This is what actually is these wars bring for us. यहाँ पे मुझे याद आ गया कि पिजन्स को एज रेफ्यूजीज भी आप ले सकते हो, क्योंकि रेफ्यूजीज वो फ्लाई करते हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, कहीं पर भी एडजस्ट कर पाते हैं, दूसरे कबूतर्स के साथ बैठते हैं। तो दिस इज अ काइंड पीपल, लोग ही जो डिसलोकेट अपने घरों से होते हैं, दे बिकम रेफ्यूजीज बिकॉज ऑफ द वॉर्स। सो देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज आपको इस जो मैंने बोला था सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल्स में बोला कि कैसे सफरिंग होते हैं कि उन बेचारों को दे आर पॉलिटिकल, दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन, दे डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, they are not fascists, they are not anti-fascists, they are not with this organization, they are not with this organization, they are not with this force, they are not with that force, still they suffer innocently, they suffer, and that is the terrible story, saga of the humankind. And then the other very important thing that you see in this very poem is man's love for animals, man's or humankind's love for animals. तो लव फॉर एनिमल्स यू कैन टेक इट दैट वे एज वेल कि इतने खतरनाक और इंतहाई वो जो है जो बहुत ही जो है जबरदस्त किस्म के टर्बुलेंस वाले हालात हैं, बहुत खराब हालात है, मरने का खतरा है, कोई बच ही नहीं सकता, सब अपने लाइफ के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। बट दिस ओल्ड मैन ही इज वेरी मच कंसर्न्ड, he is thinking back, he is seriously concerned, मेरे जानवर मेरे goats का क्या होगा, मेरे pigeons का क्या होगा? So that is how it is highlighted in the story that man craves for such things like his pets, animals, किसी भी हालात में वो उनसे जुदा नहीं होना चाहता। And the third very important thing is that love with your native land, now love with motherland है ना, लव विद योर होम प्लेस, तो अपने घर के साथ आपका प्यार। सो ही ओल्ड मैन कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा घर वहाँ पे है, मैं उधर ही देख रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने सारी 76 ईयर्स वहीं पे गुजारे हैं, अब कैसे कौन जानता है मुझे, आई रियली मिस माई होम प्लेस। सो जंग ये एक और चीज़ हमें यहाँ पे दर्शाता है कि वी बैडली मिस our home places. So this is another very important theme of this very story, right? Then I said कि जंग जो है it creates chaos, it creates confusion, there are refugees, there are homeless people, there is devastation, right? There is pain, there is anxiety, there are so many things, and innocent people are caught up in the middle, right? तो वो बीच में बेचारे फंसते हैं, and there are people, for example, when two countries, for example, enter into in a kind of war. For example, recently we saw that China, then India, this kind of war-like situation. And then there are foreigners and observers. Foreigners और observers भी देखते रहते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि दो countries जो they are coming locking horns against each other. अब इनको कैसे उनको वो जो है आपस में समझौता कराया जाए, हाउ टू ब्रिंग देम ऑन टेबल,
लेट दे टॉक, लेट दे बिकम फ्रेंड्स अगेन। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्मोक एंड मिरर्स वाला वो गेम होता है, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द स्मोक एंड मिरर्स गेम। तो उसमें कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे हालात को स्टेबल किया जाए। तो ये है जंग के वो इतने बुरे हालात जो मुसल्लत किए जाते हैं, तो जिसमें फिर बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तमाम के तमाम जो यूनिवर्स है, कायनात है, जो दुनिया है, ऑलमोस्ट वॉर के अंदर एंटायर यूनिवर्स गेट्स एंटेंगल्ड, इन्वॉल्व, स्टक। और फिर वो एजुकेशन, फिर वो डेवलपमेंट, फिर वो फेलो फीलिंग, सिंपैथी, एम्पैथी, ह्यूमन काइंड का वो आपस में वो ब्रदरहुड, वो सारा कहाँ रहता है? ये फिर किताबों में रहता है, ये फिर सामने नहीं आता। और इस तरह देखते ही देखते इनोसेंट जाने ज़ाया हो जाती हैं, जो हम इस स्टोरी के थ्रू समझते हैं। और वही वॉर का रिजल्ट भी होता है। अल्लाह ताला हमें वॉर से बचाए, आपस में यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाए, हम एक दूसरे के भाई बने, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, और एक नई बहार, नई पीस आ जाए, और हम सब एक दूसरे का पास और लिहाज रखें, एक दूसरे की इज्जत विकार का ख्याल रखें। तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर दिस वर्ल्ड टू मूव ऑन। मुझे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एक उनके वो अशार याद आते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने क्या खूब फरमाया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए या ताअत के लिए कुछ कम न थे क्रोबियाँ। तो वही तो फरिश्ते इतने थे कि इबादत में लगे हुए हैं, क़यामत तक लगे रहेंगे। हम और आप, हम तमाम इंसान, बस हमें इस दिल का जज्बा, दिल का दर्द, इसी ने हमें बाई बाई ह्यूमन काइंड का नाम दिया है। और इसी चीज़ से हमें, यही हमें वो जज्बा देता है, यही चीज़ वो इंस्पिरेशन है जो हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में रख सकती है और हमें सेफ रख सकती है। अगर हमारा जो अंदर का ह्यूमनिस्टिक जो पावर है वो डोमिनेट करे हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे, तो शायद हम अच्छे इंसानों की तरह एक अच्छे से इस दुनिया में रह सकते हैं। और यही उम्मीद भी है इंशाअल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। बस 2-3 क्वेश्चंस आप अपने टीचर के साथ ज़रूर कीजिएगा। मसलन what does the animals present in the story symbolize with? तो कुछ एनिमल्स इसमें हैं जो मैंने आपको बता दिया कि क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिम्बल्स हैं वो। तो आप वो ज़रा लिख लीजिए ताकि समझ आ जाए कि आपने स्टोरी समझी है। अपने टीचर के साथ वो शेयर कीजिए। या वाई इज द पॉइंट मोर कंसर्न विद गॉड? तो गॉड के बारे में पॉइंट बड़ा कंसर्न लग रहा है कि बड़ा उसको मिस कर रहा है कि वो कैसे अपने आप को बचाएगी। सो क्यों ऐसा कहता है? तो that try to give me the answer with your teachers. And then what does the bridge symbolize? मैंने ब्रिज के बारे में आपको भी बोला कि ब्रिज के बारे में, और वो क्या चीज सिंबलाइज करता है, राइट? तो इन 2-3 क्वेश्चंस के सिंपल आंसर्स अपने टीचर के साथ बैठ के कीजिए, या आपस में स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बैठिए और डिस्कस कीजिए, राइट? तो आंसर्स इनको फाइंड आउट कीजिए, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको आगे जाने के लिए। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, wish you a brilliant success in your upcoming exams. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.